हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसएल जी में 13 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट अपडेट, बीएड की बड़ी चाल हुई फेल, एनआईएस की जीत हुई पक्की। 6800 में चयनित और 2090 तदर्थ शिक्षकों की दिवाली रही कैसी, सरकार ने कर दिया है सभी को अंधेरे में। यूपीपीएससी के साक्षात्कार और ओटीआर सिस्टम पूरे देश के लिए नजीर। सीबीआई की 48 विभागों की सीधी भर्तियों पर बड़ी कार्रवाई, शिक्षकों के एनपीएस घोटाले पर मुकदमा हुआ दर्ज। शिक्षकों की पदोन्नति मामले में आज की बड़ी अपडेट के साथ साथ डिस्कस करेंगे स्टाफ नर्स भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं आज की इन महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार पूर्वक। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षकों की पदोन्नति से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो 5 साल का नियम, 15 साल का इंतजार। प्रसिद्धि स्कूलों में शिक्षकों की पदोन्नति के लिए सरकार की तरफ से 5 साल की सेवा अनिवार्य है। उसके बाद शिक्षकों की पदोन्नति हो सकती है, लेकिन प्रयागराज में 15 सालों से नियुक्त शिक्षकों का पदोन्नति का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। शिक्षकों का कहना है कि सेवा काल का लगभग आधा समय तो पदोन्नति के इंतजार में बीता जा रहा है। प्रसिद्धि स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पदों पर 2009 के बाद आई 3 भर्तियों में शिक्षकों को नियुक्ति दी गई। 3 भर्तियों में क्रमशः 72,825 शिक्षक भर्ती, 12,462 शिक्षक भर्ती और 29,325 शिक्षक नियुक्त किए गए। इसके बाद में शिक्षक पदोन्नति का इंतजार कर रहे 2009 में नियुक्त वाले कुछ शिक्षकों को 2016 में पदोन्नति मिली थी। उसी बैच के सैकड़ों शिक्षकों को कुछ दिन का अंतर होने के कारण पदोन्नति नहीं मिल सकी थी। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने से प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में प्रभारी प्रधान अध्यापकों से कार्य लिया जा रहा है, जबकि हजारों की संख्या में से सहायक अध्यापक हैं जो पदोन्नति पाकर स्थायी प्रधानाध्यापक हो सकते हैं। हालांकि अधिकारी भी अभी शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने में जुटे हुए हैं और पिछले साल फरवरी से आपको बता दें पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही, लेकिन अभी तक वो बेसिक शिक्षा विभाग पूरा नहीं कर पाया है और बार बार इसमें डेटें बढ़ाई जा रही हैं और इसी को लेकर के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी फंसी हुई है। अब देखना ये होगा क्या 2023 के अंत तक बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर पाता है या अभ्यर्थी 2024 फरवरी तक इंतजार करेंगे। यानी कुल मिलाकर के 1 साल का समय लग जाएगा पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरा करने में। अब देखना है कि बेसिक शिक्षा विभाग जिस तरीके से नवंबर में ही लास्ट टाइम बाउंडेशन जारी किया है, क्या उसका अनुपालन हो करके कार्रवाई पूरी होगी या एक बार फिर डेट एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगी पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया से जुड़ी हुई, आप सभी को उसके बारे में चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं तदर्थ शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि कल की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 2090 जो है तदर्थ शिक्षकों को बाहर करने के लिए सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। तो साथियों, कहीं ना कहीं तदर्थ शिक्षक जो 25 से 30 साल से कार्यरत थे, उनको सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बाहर किए जाने से उनकी दीपावली तो पूरी अंधेरे में हो ही गई है और शेष उनका आगे का भविष्य भी अंधेरे में हो गया है। इससे जुड़ी खबर जरा देख लेते हैं। तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 से नियुक्त 2090 तदर्थ शिक्षकों की स्थिति शिक्षा मित्रों से भी बदतर हो गई है। प्रदेश के 1.37 लाख शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन 19 जून 2014 से शुरू हुआ और 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इनका समायोजन निरस्त कर दिया। साफ है कि शिक्षा मित्रों को तो 3 साल बाद ही हटा दिया गया, जबकि तदर्थ शिक्षकों को 30 साल बाद झटका लगा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तदर्थ शिक्षक चयन की समस्त न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने के बावजूद बाहर किए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा मित्रों को टीईटी पास नहीं करने के कारण बाहर किया गया था। वर्तमान में सहायक अध्यापकों को न्यूनतम 70,000 और प्रवक्ता को 1.35 लाख रुपए तक का वेतन मिल रहा है। अब जबकि सरकार ने इनकी सेवाएं समाप्त कर दी, तो तकरीबन 3 दशक तक पढ़ाने के बाद सभी का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने की तैयारी है और वर्तमान में कार्यरत 1774 तदर्थ सहायक अध्यापकों को प्रतिमाह 25,000 रुपए, जबकि 316 प्रवक्ता को 30,000 मानदेय देने की बात चल रही है। इस प्रकार सहायक अध्यापकों पर प्रतिमाह 4.43 करोड़ और प्रवक्ता पदों के लिए 94.80 लाख रुपए खर्च आएगा। इस खास बात यह है कि मानदेय उन्हीं को मिलेगा जब पूर्व में वेतन पा रहे थे। वहीं आपको बता दें, सरकार ने कहा था कि 2000 पूर्व के शिक्षक विनियमित हैं। संजय सिंह के मामले में सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल शपथ पत्र में 30 दिसंबर 2000 तक सभी तदर्थ शिक्षक को विनियमित करने की बात कही गई थी, लेकिन हकीकत में आज तक इनका विनियमितीकरण नहीं हुआ। अब अपर मुख्य सचिव के 9 नवंबर के आदेश बाहर हो गए हैं। इनसे कुछ शिक्षक फिर से कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में। पीड़ित शिक्षकों का कहना है कि सभी को सरकार विनियमित करके इस मामले को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। इससे किसी भी शिक्षक को 55 वर्ष की आयु में आर्थिक मानसिक कष्ट ना उठाना पड़े। कहाँ मिलनी थी पुरानी पेंशन, अब वेतन के भी हो गए लाले। सेवा से बाहर किए गए
979 तथा शिक्षक वर्ष 2000 से पहले के हैं और उनकी बाकायदा जीपीएफ वगैरह की कटौती हो रही थी। कहाँ इन्हें पुरानी पेंशन मिलने की उम्मीद थी, अब वेतन के चलते लाले पड़ गए हैं। प्रतापगढ़ के ब्रजेंद्र इंटर कॉलेज कोहडौर से में कार्यरत इतिहास प्रवक्ता राजेश त्रिपाठी, पारसनाथ दुबे, ब्रह्म दीपक मिश्रा, दिनेश तिवारी समेत 11 तदर्थ अध्यापक हैं जो वर्ष 2000 के पूर्व चयनित हैं। पिछले 24 से 30 वर्षों की सेवा पूरी करने के साथ उनकी जीपीएफ कटौती हो रही है और सभी पुरानी पेंशन से आच्छादित हैं। सेवा समाप्त होने पर सेवानिवृत्ति से 6-8 साल पहले वेतन बंद होने के अलावा जमा पूंजी के रूप में फंड, बुढ़ापे का सहारा पेंशन भी लैप्स हो जाएगी। ऐसे में बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, यह चिंता सता रही है। तो कुल मिलाकर के तदर्थ शिक्षकों के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तीव्रता तो दिखाई है, लेकिन इनके समाधान के लिए पहले पॉलिसी इनको बना लेनी चाहिए थी, या विनियमितीकरण करते या कोई अन्य रास्ता अगर इनके लिए होता तो जरूर निकालते, क्योंकि इतनी सेवा देने के बाद ये तो कहीं वही दशा हो जाए कि घर के रहे ना घाट के। तो आगे इनका भविष्य क्या होगा, इसके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। दोस्तों बात करते हैं शिक्षकों की एनपीएस घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो एनपीएस घोटाला, वरिष्ठ लिपिक पर केस, खबर जानते हैं विस्तार से। जिले के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सैकड़ों शिक्षकों व कर्मचारियों की पेंशन की रकम निजी कंपनियों में निवेशित करने वाले जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक आलोक कुमार गुप्ता के खिलाफ डीआईओएस पीएन सिंह ने सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। डीआईओएस ने अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड का दुरुपयोग कर शिक्षकों कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस खातों में निवेशित रकम को उनके बिना सहमति के निजी कंपनी में स्थानांतरित करने के चलते 9 नवंबर को ठगी और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया गया। इसकी सूचना महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र, वित्त नियंत्रक पवन कुमार और जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को भी दी गई। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में 24 अक्टूबर को निजी कंपनियों में शिक्षकों की पेंशन की रकम लगाई गई शीर्षक समाचार प्रकाशित होने के बाद मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक दीपिकांत शुक्ल ने 27 अक्टूबर को डीआईएस कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक आलोक कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया था। निलंबन अवधि में आलोक गुप्ता को राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज अर्जुनपुर गढ़ा फतेहपुर से संबद्ध किया गया था। गौरतलब है कि शासन ने इस मामले की जांच के लिए शिक्षा निदेशालय के अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। उप शिक्षा निदेशक मुख्यालय रामचंद्र सदस्य सचिव हैं और वित्त नियंत्रक पवन कुमार को सदस्य भी नामित किया गया है। और अब इसमें बड़ी कार्रवाई की गई है वरिष्ठ लिपिक के खिलाफ और इसमें केस दर्ज करा दिया गया है। तो साथियों ये बड़ी अपडेट है। इस तरीके की कार्रवाइयों से बचने के लिए सरकार को थोड़ा और चौकन्ना और सचेत होना पड़ेगा, जिससे इस तरीके की घटनाएं भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो सके। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ भर्तियों को लेकर के जो सीधी स्तर से की जाती है उनकी सीबीआई जांच को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और सीबीआई ने 48 विभागों की सीधी भर्तियों पर सवाल उठाए हैं और उन पर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मनमाने तरीके से अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाकर चयनित करने का भी आरोप निकलकर सामने आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की ओर से सीधी भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों का बड़ा असर दिखेगा। यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई ने 48 विभागों की सीधी भर्तियों पर सवाल उठाए हैं। सीबीआई को सीधी भर्तियों में धांधली के कई सुराग भी मिले। हालांकि अभी तक सीबीआई की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीधी भर्ती में गड़बड़ी के आरोप लंबे समय से लगते रहे। यही वजह है कि आयोग ने अब सीधी भर्ती की प्रक्रिया बड़ा बदलाव करते हुए चयन में स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% अंक जोड़ने का निर्णय लिया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है। पहले केवल इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जाता था। अब सीधी भर्ती में इंटरव्यू के केवल 25% अंक जोड़े जाएंगे। सीबीआई ने जब आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच शुरू की तो मेडिकल और इंजीनियरिंग विभाग में हुई सीधी भर्तियों में सीबीआई को कई गड़बड़ियां मिली। अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाने के लिए कोई एक मानक नहीं था। विभिन्न भर्तियों में अलग अलग मानकों के तहत अभ्यर्थियों को बुलाया गया। कहीं पदों की संख्या के मुकाबले 2 गुना तो कहीं 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू में बुलाए गए। कुछ भर्तियों में अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए इंटरव्यू से पहले स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई तो कई भर्तियों में बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के अभ्यर्थियों को बुला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि ऐसा कुछ अभ्यर्थियों को इंटरव्यू तक पहुंचाने के लिए किया गया। नई व्यवस्था लागू होने से इंटरव्यू का चयन में बहुत कम महत्व रह जाएगा। चयन में मनमानी एवं पक्षपात के आरोप भी नहीं लगेंगे। तो कुल मिलाकर के सीबीआई जांच से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब जल्द ही इसमें बड़ी कार्रवाई आप सभी को देखने को मिल सकती है। इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो 19 दिसंबर को होगी स्टाफ नर्स की प्रारंभिक परीक्षा। प्रयागराज समेत यूपी के 5 जिलों में होगी प्रारंभिक परीक्षा। 2240 पदों पर
भर्ती को 90,000 अभ्यर्थियों ने की है दावेदारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स एलोपैथ भर्ती 2023 के लिए प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। यह परीक्षा 19 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे और मुख्य परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा 5 जनपदों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर और मेरठ में एक सत्र में सुबह 9:30 से 11 बजे तक आयोजित की जाएगी। स्टाफ नर्स में 2240 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। कुल पदों में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के तहत स्टाफ नर्स पुरुष के 171 और स्टाफ नर्स महिला के 2069 पद शामिल है। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 21 अगस्त 2023 से शुरू हुई थी। इस भर्ती परीक्षा के आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर अनिवार्य किया गया था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी समय से ओटीआर नहीं कर सके थे, जिससे आयोग को आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ानी पड़ी थी। 19 दिसंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी और रिक्त पदों के मुकाबले 15 गुने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। चयन मुख्य यानी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ नर्सिंग अराजपत्रित सेवा चतुर संशोधन नियमावली 2016 के नियम 15(3) ख में प्रावधानित अंकों के कुल योग के आधार पर श्रेष्ठता यानी मेरिट के अनुसार होगा। 85 अंकों की होगी प्रारंभिक परीक्षा। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 85 अंकों की होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 170 प्रश्न होंगे और इन्हें हल करने के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 30 सवाल, सामान्य हिंदी के 20 और मुख्य विषय नर्सिंग के 120 प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर के स्टाफ नर्स प्रारंभिक परीक्षा के लिए डेट अनाउंस कर दी गई है आयोग की तरफ से, जो 19 दिसंबर निर्धारित की गई है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओटीआर प्रणाली और साक्षात्कार सिस्टम को पूरे देश के आयोग जानेंगे। क्या है खबर, जरा जानते हैं नजर से। देश भर के भर्ती आयोग जानेंगे साक्षात्कार की बारीकियां। देश भर के लोक सेवा आयोग पारदर्शी साक्षात्कार की बारीकियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से सीखेंगे। यूपीपीएससी में 18 दिसंबर को साक्षात्कार तकनीक की पद्धति पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही। इसमें संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही सभी राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। दरअसल यूपीपीएससी ने पिछले कुछ समय में साक्षात्कार प्रक्रिया में काफी सुधार लाने के साथ इसे पारदर्शी एवं भरोसेमंद बनाया है। प्रदेश की सबसे बड़ी सेवा पीसीएस के लिए पहले सिर्फ विषय विशेषज्ञ यानी बड़े संस्थानों के प्रोफेसर के साथ कार्यरत एवं पूर्व आईएएस आईपीएस को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता था, लेकिन 1.25 साल पहले इसका दायरा बढ़ाते हुए प्राथमिकता के तौर पर विश्वविद्यालयों के कुलपति, पूर्व न्यायाधीश, कार्यरत एवं पूर्व आईएएस आईपीएस, सेना में ब्रिगेडियर से ऊपर के अधिकारी, वरिष्ठ वैज्ञानिकों और केंद्र सरकार में क्लास 1 अधिकारियों को बुलाया जाने लगा है। हाल ही में सीधी भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा के 75% और साक्षात्कार के 25% अंकों के आधार पर चयन निर्णय लिया गया है। पहले सीधी भर्ती के में साक्षात्कार के 100% अंक के आधार पर चयन होता था। कुछ प्रतियोगी छात्र साक्षात्कार में भेदभाव के आरोप लगाते हुए स्क्रीनिंग के अंक भी जोड़ने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा साक्षात्कार के लिए कोडिंग और इंटरव्यू बोर्ड अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी पहले से ही इतनी गोपनीय कर दी गई कि किसी को भी अंतिम समय तक पता नहीं होता है कि कौन सा अभ्यर्थी किस बोर्ड में साक्षात्कार देने जा रहा है। वहीं आपको बता दें, ओटीआर लागू करने में गढ़े हैं मानक। एकल अवसरी पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू करने में भी यूपीपीएससी ने मानक गढ़े हैं। इससे पहले भी कुछ आयोगों ने यह व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया था, लेकिन सफल नहीं हो सके थे। यूपीपीएससी ने जनवरी में ओटीआर लागू करने की घोषणा की और 9 महीने में 11.30 लाख अभ्यर्थी ओटीआर करा चुके हैं। पिछले 1 महीने में 7 लाख ने रजिस्ट्रेशन कराया। आयोग का मानना है कि राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक का विज्ञापन जारी होने पर ओटीआर की संख्या 25 लाख के आसपास पहुंच सकती है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली को अब देश के अन्य आयोग सीखेंगे और इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में उसे लागू करेंगे। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं 6800 चयनितों की किस तरीके की रही दिवाली। तो आप सभी लोग जानते हैं, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे अभ्यर्थियों की दिवाली अंधकार में ही हो सकती है। प्रकाश तो केवल उन्हीं के जीवन में आ सकता है जो कहीं ना कहीं खुशहाल हैं, और ये लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं अपनी लड़ाई के लिए, और इनको अभी तक इनका हक और अधिकार नहीं मिला है। तो अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ साथी हमारे इतने प्रतिबद्ध हैं कि अपने घर दीपावली का इतना बड़ा त्यौहार मनाने भी नहीं गए, और इको गार्डन में रंगोली मना करके सरकार से नियुक्ति की मांग करते हुए रंगोली सजाई गई, और उसके आधार पर इको गार्डन में ही धरना प्रदर्शन करते हुए दिवाली मनाई गई है। तो जो साथी 6800 चयन सूची से जुड़े हुए हैं और अभी तक लखनऊ नहीं पहुंचे, तो कुछ अपने संघर्षरत भाइयों से जरूर सीखें, क्योंकि त्यौहार सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपका त्यौहार और हम सभी का त्यौहार तभी महत्वपूर्ण होगा जब 6800 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति मिल जाएगी। तो त्यौहार तभी अच्छा लगता है जब हमारे हाथ में कुछ होता है, और हमारे हाथ में होने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए
तो सब खो ही चुके हैं हम लोग। तो 6800 में चयनित सभी भाई बहनों की तरफ से लखनऊ के इको गार्डन में जो संघर्षरत साथी हैं, रंगोली बना करके अपनी नियुक्ति की मांग करते हुए रंगोली बनाई गई और उसके माध्यम से सरकार से मांग की गई कि हम सभी लोगों की दिवाली तभी बेहतर होगी जब 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग कोई बड़ा कदम उठाएगा। अभी भी सभी साथियों से निवेदन है कि जिस तरीके से साथी आपके अपने त्योहारों खुशियों को छोड़कर संघर्ष कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए, तो जो भाई बहन अभी तक नहीं निकले हैं घरों से लखनऊ के लिए, वो लखनऊ के लिए निकलें और पहुंचे, क्योंकि अगर आप वहां पहुंचेंगे नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपकी संख्या बल ही आपका दबाव और आपका ताकत दिखा करके सरकार से आप अपना कार्य करवा सकते हैं। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से कल इको गार्डन से इमेजेस निकलकर सामने आई हैं और साथियों का प्रयास रहा है, तो जो साथी अभी तक घरों में सोए हुए हैं और केवल अपडेट प्राप्त कर रहे हैं इको गार्डन से क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, तो वो लोग भी अब जाग जाएं और लखनऊ के लिए अपनी बैग पैक करते हुए निकलें। क्योंकि 17 तारीख अगर आप लखनऊ पहुंच गए और एक हफ्ते का समय आपने अगर लखनऊ में गुजार दिया, तो हम ये 100% कह सकते हैं कि अगर 6800 चयन सूची के 6800 भाई बहन लखनऊ पहुंच जाएं, तो 3 दिनों के अंदर सरकार आपके मामले में बड़ा कदम जरूर उठाएगी साथियों। लेकिन विडंबना यही कि 6800 के साथी अभी तक एक बार भी 6800 लखनऊ में इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि कल की घटनाओं से कुछ सीखेंगे और पहुंचेंगे। 17 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन बनाएंगे जो आप सभी की नौकरी के मार्ग प्रशस्त करने का अंतिम और सफल दिन होगा। अब बात कर लेते हैं एनआईएस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट से अपडेट। बीएड की बड़ी चाल हुई फेल, एनआईएस की जीत पक्की। क्या है खबर, जानते हैं दोस्तों। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एनआईएस डीएलएड मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को महामैराथन बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर रिजर्व कर लिया है और वहां पर आप सभी को बता दें लगातार आर्डर रिजर्व है। सभी लोग अपने अपने तरीके से आर्डर की व्याख्या कर रहे हैं। हम आप सभी के साथ आर्डर की व्याख्या करने नहीं आए साथियों। आर्डर जब आएगा, किसकी जीत है किसकी हार है वो आर्डर डिसाइड करेगा। अभी मनगढ़ंत कहानियां डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं कि एनआईएस डीएलएड मामले के अभ्यर्थी जो हैं उनको जीत मिलेगी, ये 100% निश्चित है। क्योंकि कई सारे ऐसे इविडेंट हैं, जैसे पटना हाई कोर्ट का डिसीजन है, उत्तराखंड हाई कोर्ट का डिसीजन है, एनसीटी का वो लेटर है जो उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को लिखा था और जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट मेंशन किया है कि हम बिहार हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश को मानने वाले हैं, पालन करने जा रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा मंत्रालय, एनसीटी और पटना हाई कोर्ट और उत्तराखंड हाई कोर्ट ये सभी एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक में मौका दे चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से अगर अंतिम मुहर लग जाती है तो देश के 12 लाख अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नौकरी पाने का मौका मिल सकता है और उनके ऊपर मुहर लग सकती है। लेकिन बीएड की तरफ से क्या बड़ी चाल चली गई जो सुप्रीम कोर्ट में हो गई फेल, और एनआईएस की जीत कैसे हो सकती है पक्की, इस पर चर्चा करते हैं। तो साथियों, आप सभी को बता दें जो अपडेट निकलकर सामने आई है वो ये है कि सुनवाई के दौरान बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से एआई दाखिल की गई थी और उस पर भी क्लेरिफिकेशन को लेकर के बहस कराई गई। और ये साथियों बीएड वाले अभ्यर्थियों की तरफ से इसलिए किया गया था कि एनआईएस डीएलएड मामला जो अपनी पटरी पे है, ट्रैक पे चल रहा था, उसे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा प्रयास किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता उस एआई को खारिज कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट में आप समझ सकते हैं आप सभी लोग कि सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड मामले के साथ बीएड ने क्लेरिफिकेशन मामले में भी सुनवाई करवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, जिससे बीएड वालों की एनआईएस मामले को भटकाने का प्रयास करने को बड़ा झटका लगा है और एनआईएस डीएलएड की सुप्रीम कोर्ट से जीत सुनिश्चित हो चुकी है। और जो भी साथी हैं वो इस आपको बता दें भ्रामक अफवाहों से बचें। एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी अभी न हारे हैं न जीते हैं। बाकी जो पॉइंट और क्लू निकल के आ रहे हैं कोर्ट की सुनवाई के विश्लेषण के बाद, वो ये इस ओर इंगित कर रहे हैं कि सारी चीज़ें अभी एनसीटी वाले डीएलएड अभ्यर्थियों की ओर ही इंगित कर रही हैं और इसमें बीएड और उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन कुल मिलाकर के एनआईएस डीएलएड वाले मामले को सुप्रीम कोर्ट से भटकाने के लिए जो बीएड वालों का प्रयास किया गया था वो निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनआईएस डीएलएड मामले में आर्डर रिजर्व कर लिया है। एक बहुत विस्तृत मंथन और के बाद और जो भी आप सभी लोगों की तरफ से रिटर्न सबमिशन होगा उनका गहन विश्लेषण के बाद ही इस मामले में आर्डर डिलीवर होगा। तो किसी भी पक्ष को अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है कि क्या होगा। फिलहाल जो चयनित हैं, नौकरी कर रहे हैं एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी, वो पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर हैं।
उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं और जल्द ही देश के 12 लाख एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है देश की सभी प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में डीएलएड अभ्यर्थियों की तर्ज पर। तो साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।